गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में चल रहा था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो उसी में एक दो प्रॉब्लम और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये 45 डिग्री है। प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है। तीन रेज, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं तो बिना डेविएशन के पास होगा, यहाँ पे बिना डेविएशन के पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो ग्रीन है वो जस्ट ग्रेज कर रहा है अलोंग द सरफेस। ग्रीन कलर का जो लाइट है वो अलोंग द सरफेस ग्रेज कर रहा है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन ट्रांसमिट हो पाएगा, ठीक है ना। ये जस्ट ग्रेज कर रहा है तो तीनों में से नहीं, इन दोनों में से, रेड और ब्लू में से कौन ट्रांसमिट हो पा रहा है। एक बात आप याद रखिएगा कि अलग अलग कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये बात आपको याद रखनी है। एक ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए, जैसे रेड है ब्लू है, ठीक है ना, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। अब किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, आसान बताने का एकदम आसान सा ट्रिक देते हैं। पहले 7 रंग जो होता है, ठीक है, लाइट का, वो लिख लीजिए विद ग्योर, ठीक है। हमको ये बताइए कि प्रिज्म में सबसे ज्यादा डेविएशन किसे होता है। जब ये व्हाइट लाइट यहाँ पे आता है, व्हाइट लाइट, ठीक है, तो 7 कलर में टूट जाता है, ठीक है। ये रेड होता है, ये वायलेट होता है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट में हुआ। जिसमें सबसे ज्यादा डेविएशन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर वायलेट का होगा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का होगा। वायलेट के बाद जस्ट कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिगो का, उसके बाद जस्ट कम होगा ब्लू का, उसके बाद जस्ट कम होगा ग्रीन का, उसके बाद जस्ट कम, ऐसे चलेगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एकदम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो किसका ज्यादा किसका कम है, इसके लिए आप ये ट्रिक आजमा सकते हो, ठीक है। याद रखने वाली बात है ये सिर्फ, ठीक है। विद ग्योर लिखना है, सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का, क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएशन इसका है, सबसे कम होगा रेड का, और बाकी इधर से इधर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटते चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, ठीक है। हाँ, तो अब इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। आपको किसका ज्यादा होता है किसका कम पता है, आपको ब्लू का सबसे ज्यादा है, ग्रीन का बीच में है, और रेड का सबसे कम है। तो आपको बताना है यदि ब्लू जस्ट ग्रेज कर रहा है तो इसमें इन दोनों में से किसमें TIR होगा और किसमें TIR नहीं होगा, वो ट्रांसमिट होके दूसरे तरफ चल जाएगा। ये आपको बताना है बस। पहले आप खुद से सोच के देखिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देख लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल पे हम विचार करते हैं। देखिए तो हम जानते हैं कि sin θc इक्वल टू 1/μ होता है ना जी। sin θc इक्वल टू 1/μ, म्यू जितना ज्यादा होगा θc उतना कम होगा। तो फॉर ग्रीन θc इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 45, तो नॉर्मल से जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो भी 45 हो गया। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसी को ना कहते हैं θc। क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन तो वही होता है। क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन है, रिपीट कर रहे हैं फिर से, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या 90 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसीलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो होगा वो θc के बराबर होगा, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन के लिए θc कितना दे दिया है 45 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ब्लू के लिए IB वो भी 45 डिग्री है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्रिटिकल एंगल होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये IB नहीं है, I रेड है, और IB भी इसी प्रकार 45 ही होगा, यानी इंसिडेंस एंगल फॉर रेड 45 डिग्री, इंसिडेंस एंगल फॉर ब्लू 45 डिग्री। तो हमको देखना है कि यहाँ पर TIR होगा या नहीं होगा, ब्लू पे और रेड पे
ठीक है, TIR होना है कि नहीं होना है। तो देखिए आपको बताते हैं सोचना कैसे है। सो कि साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ होता है, ठीक है। ग्रीन के लिए यहाँ पर थीटा सी 45 डिग्री। अब देखिए म्यू जैसे जैसे बढ़ेगा थीटा सी क्या होगा, घटेगा। तो म्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है, ब्लू का होता है, जो हमने आपको बताया अभी। विबग्योर लिखेंगे तो विबग्योर में ग्रीन से पहले आ गया ना ब्लू, ठीक है। इन तीनों में से ग्रीन, रेड और ब्लू में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू का होगा, ठीक है। तो म्यू बढ़ेगा तो थीटा सी क्या होगा, घटेगा। यानी कि ब्लू के लिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल जो होगा फॉर ब्लू थीटा सी जो होगा वो लेस देन 45 डिग्री होगा। यहाँ पर ब्लू के लिए थीटा सी क्या होगा, लेस देन 45, मान लो 44 डिग्री, 43 डिग्री, अपने मन से जो मानना है मानो, 42, 40 कुछ ही मान लो, बस इतना पता है कि 45 से कम होगा ब्लू के लिए क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री के बराबर, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। तो फॉर ब्लू थीटा सी लेस देन 45 डिग्री, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जी, 45 डिग्री। हैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी ब्लू के लिए, हैंस TIR विल अकर, TIR विल अकर, यानी ब्लू के लिए यहाँ पर TIR हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्लू में TIR होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लू का म्यू बढ़ गया है तो क्रिटिकल एंगल घटेगा, 45 से घट गया। और लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अभी भी वही है ना जी, 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वही है। थीटा सी जो होता है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो म्यू पे डिपेंड करता है, कितना पे इंसिडेंस हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता थीटा सी, वो तो फिक्स ही है किसी मीडियम के लिए और रे के लिए 1/μ। ऐसा थोड़ी है कि रे को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे ऐसे और थीटा सी चेंज हो जाएगा, नहीं, थीटा सी तो फिक्स होता है। तो थीटा सी ब्लू जो है इतना कंफर्म हो, कितना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो 45 से कम है, और ये भी कंफर्म है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थीटा सी से ग्रेटर है, इसीलिए TIR होगा। एक बार इसी पैटर्न में हम रेड पे समझाते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी को, बहुतों को समझ में ना आया हो, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं फॉर रेड लाइट। तो सबसे पहले ये देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जी, 45 डिग्री, नो डाउट। फिर से देखिए साइन थीटा सी जो होता है वो 1/μ होता है। तो देखिए तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से कम होता है, यानी कि ये घट रहा है, म्यू घट रहा है। जब म्यू घटेगा तो थीटा सी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ग्रीन के लिए थीटा सी कितना था, 45 पे क्रिटिकल एंगल, तो रेड के लिए 45 से ज़्यादा होगा, यानी फॉर रेड लाइट थीटा सी जो हो गया यहाँ पे, ठीक है, वो ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो देखिए आप यहाँ पे बट IR लेस देन 45 डिग्री। अब देखिए IR इक्वल टू 45 डिग्री, इंसिडेंस एंगल रेड के लिए 45 हो गया और क्रिटिकल एंगल 45 से ज़्यादा है, मीन्स या दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन थीटा सी हो गया, ठीक है ना। जब थीटा सी ग्रेटर देन 45 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 45 तो कम हो गया ना यार जी। जब इनसे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से कम हो तो क्या होगा, TIR नहीं होगा और ये इधर की ओर इमर्ज हो जाएगा, यानी रेड जो है पास हो जाएगा इस प्रिज्म से, ब्लू जो है पास नहीं होगा, ग्रीन जो है जस्ट इमर्ज होगा, या यूं कहिए कि ग्रेजिंग इमर्जेंस पे होगा, ठीक है ना, अलोंग द सरफेस। यही था क्वेश्चन, हमने लिखाया है नहीं, क्वेश्चन बस एक लाइन लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। इन द फिगर शोन फॉर विच ऑफ द टू रेज, ठीक है ना, ब्लू एंड रेड TIR will occur given that the green ray just emerges along the surface AC of the prism, ग्रीन जो है AC के along निकल जाता है। तो आपको बताना है TIR किस में होगा, ब्लू में या रेड में, ठीक है, बस इतना ही है। यहाँ पे ये 45 डिग्री दे रखा है, ऐसे ये डेटा नहीं भी देता तब भी बन जाता क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन हमने आसानी हो समझने के लिए इसीलिए डेटा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है ये कि इन द फिगर शोन, ठीक है ना, विच ऑफ द
two rays, blue and red, for which of the two rays TIR will occur? For which of the two rays, blue and red, ब्रैकेट में लिख दीजिए, TIR will occur. ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है. Given that the green ray emerges along the surface AC of the prism. तो यही है, नोट कर लीजिए अच्छे से. चलिए, TIR से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है ना. एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. 4 एप्लीकेशंस मैंने यहाँ बता रखे हैं. सबसे पहला है ऑप्टिकल फाइबर केबल, डिटेल में इसी को पढ़ेंगे, ठीक है. दूसरा है मिराज लूमिंग, तीसरा लूमिंग, चौथा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड. तो हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल. देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है कि बहुत ही मिलीमीटर के रेंज का या माइक्रोमीटर के रेंज का बहुत ही पतला वायर सा एक वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. और वैसा बहुत सारा वायर मिलाकर एक केबल बनाया जाता है, थिक केबल, और इसका यूज होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है. जितना भी हम लोग अभी नेट यूज करते हैं मोबाइल पर, पर्सनल कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं ना जी. ये इंटरनेट के जो सिग्नल होते हैं समुद्र में बिछे हुए हैं ना तार, वो तार ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही हैं, ठीक है ना. लाइट सिग्नल के रूप में पूरे दुनिया में ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, और वो इंटरनेट में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ही होता है आजकल, ठीक है. या फिर आप लोग कहीं देखे होंगे सड़क के किनारे, शायद आप लोग गौर किए होंगे कि सड़क के किनारे या किसी गांव के किसी सड़क के किनारे एक शिला होती है, पत्थर होता है, ठीक है ना. और उस पत्थर पे लिखा रहता है OFC लिखा रहता है, और लिखा रहता है कि बिना इजाज़त के यहाँ पर खोदना मना है. तो OFC जो होता है वो एक्चुअली वहाँ पर उसके अंदर में ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होते हैं, ठीक है. और बिना किसी अनुमति के उसको खुदाई करना मना होता है वहाँ पर, क्योंकि क्षति हो सकती है इसीलिए. तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, इसका तंतु जो होता है बहुत ही पतला होता है. बहुत सारे ऐसे तंतुओं को मिलाकर, फाइबर्स को मिलाकर एक केबल बनाया जाता है, ठीक है. तो उसी का थ्योरी हम जान लेते. देखिए क्या होता है, इसका थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या होता है. कंस्ट्रक्शन आपको देखिए अच्छे से सुन लीजिए, है पूरा थ्योरेटिकल, जो आपको बुक से खुद से ही पढ़ना है. हम बस बता दे रहे हैं, वो लिखवाएंगे नहीं. थ्योरी वाली बात आपको खुद से पढ़ लो, खुद से समझ लो, एनफ है. मेन समझनी है, ठीक से समझ लिए हो तो बुक में तो लिखा है. देखिए क्या होगा, 3 लेयर्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में. सबसे पहला आएगा कंस्ट्रक्शन. ऑप्टिकल फाइबर मिटा दे रहे हैं, लिखना है आप लिख सकते हैं, 4 पढ़ने हैं हमको, ठीक है. ऑप्टिकल फाइबर में आता है सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में देखिए इसके 3 पार्ट होंगे. सबसे अंदर वाला जो पार्ट होगा इसको कहते हैं कोर. उसके जस्ट ऊपर जो पार्ट होगा उसको कहते हैं क्लैडिंग. और सबसे बाहर ये पूरा सिस्टम जो है एक कवर के द्वारा ढका हुआ आता है. ये कवर इसको एक सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि अगर सराउंडिंग से जमीन पर रखा जाए तो रगड़ ना हो, ठीक है. कहीं गिर उड़ जाए तो टूट फूट ना जाए. ये केबल प्लास्टिक का बना होता है, क्रैक ना हो जाए. इस सब से सुरक्षा के लिए ऊपर एक कवर रहता है. उस कवर को कहते हैं जैकेट, ठीक है. उस कवर का नाम है जैकेट. अब देखिए कोर क्या है. कोर जो है वो इनर मोस्ट मटेरियल है. कांच का बना होगा, चाहे ग्लास का बना होगा, चाहे प्लास्टिक का बना होगा. इनर मोस्ट मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, मतलब इस क्लैडिंग से ज्यादा होगा, ठीक है. इनर मोस्ट मटेरियल होता है, सेंट्रल पार्ट होता है. क्लैडिंग जो होगा ये जस्ट कोर के ऊपर होगा. ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 < μ1 होता है. ऐसा क्यों किया जाता है,
टी आई आर यहाँ पर तभी होगा ना जी जब इसको डेंसर होना पड़ेगा, ये डेंसर तभी होगा इससे जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो μ2 जो होता है लेस देन μ1 होता है ताकि टी आई आर हो सके, क्योंकि टी आई आर होने का कंडीशन था ना जी कि डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, तो इसको डेंसर बनना पड़ेगा। और इसका डेंसर तभी बनेगा, ये डेंसर तभी बनेगा जब μ जो होगा μ2 जो होगा μ1 से कम होगा। ठीक है, तो बस एक लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम प्रोवाइड करता है क्लैडिंग। ठीक है, ये भी ग्लास का बना होगा चाहे प्लास्टिक का बना होगा, और सबसे ऊपरी भाग होता है जैकेट जो इसको एक प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, बाहरी रगड़ से, टूट फूट वगैरह वगैरह से। ठीक है, अब इसका थ्योरी देख लीजिए। इसमें आता है कि देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन कल भी डिस्कस किए थे, इसमें भी कर दे रहे हैं। यहाँ पर इंसिडेंस एंगल का एक रेंज होता है कि मैक्सिमम इतना इंसिडेंस एंगल होगा तभी यहाँ पर टी आई आर होगा। यदि इससे ज़्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे टी आई आर नहीं होगा और ये क्लैडिंग में चला जाएगा। समझ गए? तो वही हम मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना जा रहा है। सोचिए ना जी, यहाँ पर टी आई आर होने के लिए कम से कम एंगल इंसिडेंस क्या होना चाहिए? कम से कम थीटा सी लेके चलेंगे क्रिटिकल कंडीशन, कम से कम थीटा सी पे देखिए टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होता, ये बात याद रखिए। थीटा सी पे ग्रेज हो जाता है, मैंने ऐसे ही बस दिखा दिया थीटा सी। ठीक है ना, यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन लेके चल रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम से कम थीटा सी होगा। जब ये कम से कम होगा तो क्या होगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा 90 माइनस थीटा से, ये कम से कम हुआ माइनस में होता, और ये जब ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा ना टी आई आर होने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखेंगे वही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा जी। वर्किंग प्रिंसिपल होगा, खुद से आपको लिखना है ये सब। वर्किंग प्रिंसिपल होगा इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब अपना आपको लिख देना है कि ये डेंसर मीडियम होता है, यहाँ से जब डेंसर से रेयर में जा रहा होता है तो टी आई आर होता है, और उसी के लिए हम थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैक्सिमम। यही सब करना है आपको। ठीक है, देखिए नाम देते हैं इसका पी क्यू, लिखेंगे एट पॉइंट क्यू। ठीक है, एट पॉइंट क्यू लिखेंगे साइन थीटा से इक्वल टू, चाहे लिखो ना यार, μ1 साइन थीटा से इक्वल टू μ2 साइन 90। थीटा सी पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर होता है। डायग्राम में मैंने वो शो नहीं किया है, क्रिटिकल कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं बस। तो साइन थीटा सी हो जाएगा μ2 बाई μ1। ठीक है, देखिए तो जब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट क्यू पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया जाएगा तो μ0 साइन आई मैक्स इक्वल टू μ1 साइन 90 माइनस थीटा सी आएगा, लाएगा ना जी। साइन आई मैक्स इक्वल टू μ1 साइन 90 माइनस थीटा सी, और साइन 90 माइनस थीटा सी को लिखते हैं कॉस थीटा से, यानी हमें कॉस थीटा सी की जरूरत पड़ने वाली है। समझ गया ना, हमें कॉस थीटा सी की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं हमें। हेंस जब कॉस थीटा सी साइन थीटा सी पता है तो कॉस थीटा सी पता हो जाएगा ना जी। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, तो बेस क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये मिटाते हैं, ये आपको नोट नहीं करना। उसके बाद अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। क्या लिखेंगे? यहाँ का रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में रखा है ऑप्टिकल फाइबर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है। हो सकता है पानी में रखा हो समुद्र के नीचे, तो μ0 हम मान लिए उसको। तो μ0 साइन आई मैक्स इक्वल टू व्हाट? μ1 साइन 90 माइनस थीटा से, यानी कि μ0 साइन आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा μ1 कॉस थीटा से। दिस इंप्लाइज μ0 साइन आई मैक्स
इक्वल टू μ1 और cos थीटा सी की वैल्यू कितनी है जी, रूट अंडर μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1 से μ1 कैंसिल, यानी कि साइन आई मैक्स हम निकालेंगे तो आएगा कितना, साइन आई मैक्स हो जाएगा रूट अंडर μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर बाय μ0, यही फॉर्मूला हो गया। देखिए साइन आई मैक्स कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट आई मैक्स बनाते हुए इस घेरे के अंदर से इंटर किया तो टी आई आर हो जाएगा इस घेरे से अंदर। अब इस घेरे से बाहर से इंटर करेगा तो ना हो पाएगा टी आई आर, इसीलिए इसको कहा गया है न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर, एपर्चर मतलब यही इतना इफेक्टिव हाइट, इतने हाइट से अंदर आया इस सेंटर पे, ठीक है ना, तो टी आई आर होगा, यही हुआ, यही थ्योरी है इसकी, बस नोट कर लीजिए। इतने को कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर, साइन ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये μ0 हटाते हैं, ठीक है, μ0 यहाँ पर है जिसमें डी में रखा हुआ है, ठीक। चलिए हमारा दूसरा एप्लीकेशन है TIR से रिलेटेड मिराज, ठीक है, मिराज हमारा दूसरा एप्लीकेशन है। अब देखिए इस फिनोमेना को समझिए पहले अच्छे से, ठीक है, क्या होता है ये फिनोमेना, क्या है, मरुभूमि में, मरुस्थल में, ठीक है, जहां पर चारों ओर बालू ही बालू हो, देयर इज नथिंग, ठीक है, बिसाइड सैंड, ठीक है, बालू के अलावे और कुछ ना हो, वहां पर ये फिनोमेना होता है। होता क्या है बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है कि जो मरुस्थल में जो यात्रा कर रहे होते हैं जो लोग, ठीक है, उनको मान लीजिए दूर, कहीं दूर स्थित उसको पेड़ दिखाई देता है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग ही दिखाई देता है दूरी पर। क्या होता है, जमीन मतलब कि जब जहाँ पर पेड़ देखता है जस्ट उसके नीचे टॉप बॉटम पे उसको उसकी छाया दिखाई देती है, प्रतिबिंब यानी इमेज दिखाई देता है। जहाँ कोई पेड़ होता है जस्ट बॉटम पे उसे उसका इमेज दिखाई देता है। तो इस यात्री को ऐसा भ्रम होता है कि जरूर वहाँ पर कोई जलाशय होगा, कोई तालाब होगा, कोई सरोवर होगा। और आप तो जानते हैं कि मरुभूमि में पानी की कितनी ज़रूरत होती है लोगों को, है ना। तो पानी की इच्छा से ये बेचारा जो है इस पेड़ के पास जाता है, और जब पास जाता है तो अचंभित, यहाँ उसे कोई जलाशय नहीं मिलता। पानी की खोज में आया था, उसे ऐसा लगा था कि पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ आते ही उसे लगता था कि छल हुआ है मेरे साथ, मतलब उसे भ्रम हुआ है ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो यही जो इफेक्ट है, यही जो भ्रम है, उस भ्रम को नाम दिया गया है इंग्लिश में कहते हैं मिराज, ठीक है। उस छलावे का नाम है, उस छलावा, ये छलावा जो है उस छलावे का इंग्लिश होता है मिराज, ठीक है ना। मिराज का हिंदी हो गया छलावा, जो भी है। तो यही होता है फिनोमेना। ऐसा छलावा आप लोग अपने लाइफ में भी कभी ना कभी महसूस किए होंगे, ऐसा मिराज, ठीक है। अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे जो गए होंगे कार से या ऑटो से कहीं भी, उनको महसूस होता है, या बाइक से भी, बाइक से जाओ, कार से जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे यदि आप गए हो एकदम, ठीक है ना, एकदम हाईवे पे गए होंगे तो ऐसा मिराज आपको, आप खुद भी फील किए होंगे। देखिए होता क्या है, हम भी बाइक से गए या कार से गए हैं और लॉन्ग हाईवे पे गए ना, तो हमको बहुत दूरी पर क्या होता है कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही होती है उनका इमेज हमको रोड पर दिखाई देता है, उनका इमेज जो है रोड पर दिखाई देता है। तो हमको ऐसा लगता है रोड पर पानी बिखरा पड़ा है, शायद बारिश हुआ है, मुझे ऐसा महसूस होता है। शायद आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किया होगा।
लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, बाइक से जाओ चाहे कार से जाओ, तो दूरी पर, ठीक है, गाड़ी दिख रही होंगी तो गाड़ी के हेडलाइट का भी इमेज दिखता है रोड पे। ऐसा लगता है कि रोड पे पानी बिखरा पड़ा है, ठीक है, जैसे ऐसा लगता है बारिश हुई हो अभी अभी, ठीक है, रोड भींगा हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है दूरी पर से। लेकिन जैसे ही पास में जाओ देखते हैं वहाँ पर पानी का कोई निशान ही नहीं है, यानी दूर से हमें भ्रम हुआ था, उसी भ्रम का नाम है मिराज। ठीक है, तो इस फेनोमेना को समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मैंने एग्जाम्पल तो दे दिया, अब ऐसा क्यों होता है हम इस पे विचार करते हैं। देखिए क्या होता है, क्या होता है कि मरुभूमि में क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बालू के निकट वाला जो एयर होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है ना, तो जल्दी गर्म होने के कारण वो रेयरर मीडियम बन जाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है रेयरर एयर, ठीक है ना, जहां पर ज्यादा गर्मी वहां पर एयर जो होगा वो रेयरर बन जाएगा। यहाँ पे कम गर्मी, बालू यहाँ पर तो है नहीं, बालू जल्दी गर्म होता है ना, तो यहाँ पे इसके मुकाबले डेंसर हुआ। ठीक है, डेंसर शब्द ही एक तुलनात्मक शब्द है, कंपैरिजन वाला शब्द है, तो इसके मुकाबले ये डेंसर हुआ। तो मान लो इसका ये जो कुछ ऊंचाई पर है, यहाँ से कोई रे चला ऐसे, तो ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना जी। तो क्या होता है, किसी खास एंगल पर जाने वाले रे जो है डेंसर से रेयरर में जाने पर, ठीक है, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो, ये बीच में ही टोटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और रिफ्लेक्ट होकर पहुंचते हैं ऑब्जर्वर की तरफ। तो रिफ्लेक्ट हुआ है तो आपको पता है इमेज तो बनना ही है, तो यही होता है, यहाँ पर इमेज बन जाता है इसका, इस पेड़ का, ठीक है, इसका इमेज बन जाता है, इसका इमेज बन जाता है। और चूंकि हम लोग कॉमन सेंस यही बताता है कि इमेज बनता है तो हमेशा तालाब में बनता है, तो भ्रम होता है तालाब के होने का यहाँ पर, ठीक है, तालाब के होने का भ्रम होता है, इसी भ्रम का नाम है मिराज। ठीक है, ये थ्योरी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ये मैं लिखाऊंगा नहीं, बोरिंग होता है लिखाना बहुत, ठीक है, बुक से खुद से आप लोग पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वेरी लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ठीक है ना, एयर का रिफ्लेक्टिव ऐसे ही बहुत कम होता है, तो क्या होता है कि TIR हो जाता है बीच में ही, और इस TIR यानी रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि इमेज बनता है इसका। तो हो गया कंप्लीट दूसरा, मिराज। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, लूमिंग। चलिए आते हैं हम लोग लूमिंग पे। देखिए क्या होता है, ये होता है समुद्री इलाके में, समुद्र के सरफेस पे, ठीक है। देखिए समुद्र में के सरफेस पे यहाँ पर दो शिप्स हैं, शिप A एंड शिप B, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे से आ नहीं रहे हैं, रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन से तो कोई लेना देना है नहीं। अब क्या होता है, मान लीजिए ये जो है कुछ दूरी पर है, यानी इफेक्टिव डिस्टेंस पे हैं। आपको पता है कि जब मतलब कि सूरज की गर्मी के कारण क्या होता है कि समुद्र का जल धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है, जबकि एयर जो है जल्दी ही गर्म हो जाता है। तो समुद्र के निकट वाला जो एयर होगा, समुद्र के निकट वाला जो एयर होगा वो थोड़ा डेंसर होगा, डेंसर एयर, और कुछ ऊंचाई पर जो एयर होगा, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर जो एयर होगा वो होगा रेयरर एयर, क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा होता है जी, ठीक है, तो कम ठंडा है तो यहाँ पर का एयर डेंसर, ऊपर का एयर रेयरर। अब होता क्या है, मान लीजिए कुछ दूरी पर है दोनों जहाज A और B। अब ये पर्सन इस जहाज को दिखता है, कैसे देखेगा, देखने का फिनोमेना कैसे होता है आप लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ तभी दिखाई देती है जब इससे कोई रे निकले, ठीक है ना, और पहुँचे दूसरे की तरफ, ठीक है। एक तो डायरेक्ट रे है, डायरेक्ट रे ऐसे पहुँचेगा, ऐसे डायरेक्ट देख लिया ये है कि नहीं, लेकिन सिर्फ इसी डायरेक्शन में रे नहीं ना चलेगा जी, कुछ इधर भी तो चलेगा, रे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इधर से रिफ्लेक्ट होके तो पहुंचेगा, TIR तो हो सकता है, इधर TIR हो सकता है ना जी, यहां से कोई एयर कोई रे जो है ऐसे चलेगा, तो आपको पता है कि ये रेयरर एयर है और ये डेंसर एयर है, ठीक है। ये उल्टा हम बता तो नहीं ना रहे हैं जी, हाँ,
ना ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा उल्टा हो रहा था। ये वाला रे यहाँ नहीं जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो ये रेयरर से डेंसर जा रहा है, रेयरर से डेंसर जाते हुए टी आर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक रे डायरेक्ट ऐसे जा सकता है, डायरेक्ट देख सकता है। ठीक है, नाव को एक और रे पर विचार करते हैं, रे ऑल डायरेक्शन से जा सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं, डायरेक्ट भी जा सकती हैं, और कुछ रेज ऊपर भी जा सकती हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये जो रे ऊपर की ओर जा रही है इस पर विचार कीजिए, ये डेंसर से रेयरर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे हमें रेयरर एयर मिलते जाएगा, और जब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो TIR होने की संभावना है। तो एक आध दो रे जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो उसका TIR हो जाएगा, और TIR होने के बाद ये बेचारा इसके पास पहुँचेगा ऐसे, TIR होने के बाद ये बेचारा इसके पास पहुँचेगा ऐसे। ठीक है, और जब रिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका इमेज भी बनेगा ना जी, जब रिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका इमेज ही बनेगा। तो इसको पीछे प्रोड्यूस करो, और मेरे लिए बोर्ड छोटा पड़ गया है इसीलिए हम दूसरा रे डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा दूसरा रे डायग्राम, फेनोमेना तो समझ गए हो। एक रे जो ऊपर जाएंगी वो रेयरर मीडियम में जा रहा है, और रेयरर मीडियम में जा रहा है तो TIR हो सकता है, यानी TIR होता है, और उस TIR के चलते, ठीक है, उस TIR के चलते इस पर्सन को इसका इमेज दिखाई देता है यहाँ पर, और ये इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा आपको पता है, ये इमेज बनेगा तो ऐसा, ये कुछ गजब का इमेज नहीं, आकाश में बन गया नाव, हवा में नाव बन गया। ये बेचारा देखकर तो क्या अचंभित होगा ही कि हवा में ये शिप कैसे चला गया, वो भी उल्टा शिप है कि नहीं, हाँ वो भी उल्टा शिप चला गया। तो यही बात है, यही अचंभा वाली बात होती है उस रीजन में। इसी फेनोमेना का नाम है लूमिंग। मेथड समझ गए कैसे हुआ, ऊपर रेयरर मीडियम नीचे डेंसर मीडियम, कोई रे इधर जाता है रेयरर की तरफ, TIR होता है, उसका इमेज वहाँ पे बनता है, उल्टा इमेज दिखता है, आकाश में दिखती है वो शिप। ठीक है, यही फेनोमेना का नाम है लूमिंग। ठीक है, और लास्ट एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, हीरे का चमकना। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सा विचार कीजिए आप कि कोई भी चीज़, हीरा ही नहीं कोई दूसरी चीज़ भी, जैसे कोई शीशा भी तो चमकता है, टिमटिमाता है, या कोई मणि या कोई छोटा मोटा शीशा वगैरह कुछ भी, कोई ऑर्नामेंट भी चमकता है, सोना वगैरह चाहे चांदी वगैरह कुछ भी। चमक का कारण क्या होता है पहले ये बताइए, किसी भी चीज़ के चमक का कारण क्या होता है? चमक का कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब जितना ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ना वो उतना ज़्यादा टिमटिमाएगा, चमकेगा। जैसे देख लीजिए कोई आपके हाथ में मिरर है, ठीक है, सन से मिरर पे रे आया और उस बीम को आप दीवार पे क्या कीजिए, फोकस कीजिए, दीवार पे ले जाइए, तो क्या होता है उतना रीजन क्या होता है, मतलब कि उस रीजन वो धब्बा एक स्पॉट मिलता है हमको दीवार पे, है ना। और उस स्पॉट में हमारी आंखें यदि आ जाएं और हम उन्हीं आंखों से हम मिरर को देखें तो मिरर चमकता हुआ नजर आता है, हमें सन का इमेज दिखाई देता है उस मिरर में, ठीक है ना। तो चमकता हुआ मालूम पड़ा ना, क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि एक चमकती हुई वस्तु ने अपनी चमक उस मिरर को दे दी है ना। तो वही बात है, कोई भी चीज़ जो है चमकती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि चमक किसी लाइट के सोर्स से उस वस्तु पे, जैसे हीरे वगैरह पे लाइट आया, उसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया और वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंचा तो हमें उस चीज़ में चमक दिखाई देती है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हमको चमकती तब मालूम पड़ती है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है या लाइट को इमिट करती है, और वो इमिटेड या रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे तो वो जो है हमें चमकती हुई नजर आती है। जैसे शीशा भी, आईना भी क्या है, सनरेज शीशा से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचे तो शीशा हमें चमकता हुआ नजर आता है। चाहे बल्ब से कोई रे आए, शीशा पे जाए, शीशा से हमारी आंखों पर आए तो वो शीशा चमकता हुआ मालूम पड़ता है ना। तो चमक का कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हीरे में भी रिफ्लेक्शन तो होता है, ठीक है, लेकिन एक और टाइप का रिफ्लेक्शन है, उसमें TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। और वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा जो है वो अंदर से भी चमकता हुआ मालूम पड़ता है, सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी चमकता हुआ मालूम पड़ता है। होता है क्या, देख लीजिए क्या है कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, 2.2 या कुछ होता होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना, 2.4
या 4.2 कुछ भी होता हो, लेकिन 2 से ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, ठीक है। जब म्यू बहुत ज़्यादा होगा तो थीटा सी बहुत ही कम होगा, तो थीटा सी बहुत कम हो गया तो नॉर्मली जितने भी रेज इस पर पड़ते होंगे, ऑलमोस्ट रेज से मोर देन 70% रेज वो टोटली रिफ्लेक्ट होते होंगे अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई डायमंड बनाया ऐसे, ठीक है ना, वो अंदर जो है टोटली रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसे गया, ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे हुआ, फिर बेचारा जैसे तैसे बाहर निकलता है। तो इतना बार में यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है कि जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन होगा हर चीज़ का एक टिमटिमाहट बनेगा, यहाँ पर चमक बनेगी, और वही चमक हमको यहाँ पर दिखाई देती है। ये चमक, ये चमक, ये चमक, गजब का चमक दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चमक होता है TIR, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होने के कारण, समझ गए। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो होता है वो डायमंड में TIR इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। बस इतना ही है, 4 रिफ्लेक्शन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। बुक से एक बार रीड मार लीजिएगा, रीडिंग, ठीक है। चलिए, हो गया TIR खत्म, सुकून मिल रहा है। हाँ, अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, लेकिन बहुत कठिन भी है, डिफिकल्ट भी है, और उस टॉपिक का नाम है प्रिज्म थ्योरी। उस टॉपिक का नाम है प्रिज्म थ्योरी। तो आज इंट्रोडक्शन भर ले लेते हैं प्रिज्म का, अगले क्लास में इसका थ्योरी बताएंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिज्म का डिफिनीशन होता है जी, क्या होता है प्रिज्म का डिफिनीशन? देखिए, कोई भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रिज्म कहलाएगा यदि वो दो सरफेस जिससे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जिससे इमर्ज हो रहा है वो नॉन पैरेलल हो, ठीक है। जैसे देखिए, बचपन से तो पढ़ते आए हो 10वीं में 8वीं में, ठीक है। जिस फेस पे लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और जिस फेस से इमर्ज हो रहा है, ठीक है, ये दोनों यदि नॉन पैरेलल हैं, ऐसा हो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये प्रिज्म है। जरूरी नहीं कि प्रिज्म जो है एकदम ट्रायंगल जैसा ही बने, ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसा ही बन सकता है जी। देखो, ये हेक्सागोन, ये ऐसे ही बन सकता है, यहाँ से लाइट ऐसे गया, यहाँ से, ये दोनों नॉन पैरेलल है, ये भी एक प्रिज्म ही है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ये प्रिज्म ऐसे गया। बस देखना ये है कि जिस फेस पे इंसिडेंट हो रहा है और जिस फेस से इमर्ज हो रहा है वो बस नॉन पैरेलल होना चाहिए। ये प्रिज्म नहीं है, देखो, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ये प्रिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फेस जो है पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तो वो प्रिज्म नहीं कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन वही देख लीजिए, ये जो है एक प्रिज्म है, लाइट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे निकल गया, ठीक है। ये एक प्रिज्म है, क्योंकि जिस फेस पे इंसिडेंट हो रहा है, जिस फेस से इमर्ज हो रहा है, वो दोनों नॉन पैरेलल है, तो बस प्रिज्म है, ठीक है। कंडीशन इतना ही है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम एक प्रिज्म कहा जाएगा यदि जिस फेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं और जिससे निकल रहे हो दोनों नॉन पैरेलल हो, बस इतना ही, ठीक है। कुछ टर्म आता है, ये टर्म, ये नॉन पैरेलल फेस के बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला एंगल ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है।